और वापस डिबेट पर आते हैं। शरद त्रिवेदी जी, देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने आपसे कहा कि जिस तरह से परिसीमन को लेकर आप कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कपिल जी ने आरोप लगाया, प्रदीप जी ने आरोप लगाया और उन्होंने गोरखपुर का उदाहरण दिया। जो वोटर या जो कहा जाए कि लोग आपके मतलब के नहीं होते हैं, उनको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। शरद जी, देखिए, मैंने पहले कहा कि जब हार निश्चित होती है तो उसके लिए पहले से पेशबंदी शुरू करी जाती है कि जनता को क्या बताएंगे, किस कारणों से हार हुई है। तो पहले ईवीएम मशीन बताई जाती थी कि ईवीएम मशीन खराब है, हो गई। जब भाजपा जीतती तो ईवीएम मशीन खराब हो जाती, जब भाजपा कहीं उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है कि शीर्ष नेताओं को ऐसी जगहों से दूर रखा जाए जहां हार निश्चित है, और ये ठीकरा किसके सर पर मढ़ा जाएगा ये पहले से ही तैयारी कर ली जाती। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा विपक्ष जो है इसकी पहले से ही तैयारी कर रहा है, क्योंकि परिसीमन का काम जब चल रहा है तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि उसमें घोटाला हो रहा है। जितने और इनके जो हालात हैं, आप देखें कि पिछले 8 साल में 4 बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को आशीर्वाद मिला है जनता का। और अब ये अभी जो हाल में 3 चुनाव जिनका मैंने नाम लिया, रामपुर, आजमगढ़ और अभी पीलीभीत में जो चुनाव हो रहा है गोला गोकरनाथ में, उसमें भी आप देख लीजिए क्या नतीजा निकलेगा। तो इसकी तैयारी अगर ये पहले से कर रहे हैं। नहीं शरद जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ये मनगढ़ंत तरीके से कपिल जी कह रहे हैं? वो तो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि देखिए गोरखपुर में ऐसा हुआ। देखिए वो कह रहे हैं, वो ये मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो इस तरह से आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना सर गोरखपुर में, जिसके बाद ये कपिल जी कह रहे हैं। जी देखिए, अब आपको सीएम, डीएम या किसी कंपनी के जीएम की सिफारिश नहीं चाहिए एफआईआर लिखाने के लिए। कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आप ईमेल से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से आपके एफआईआर लिखे जा रहे हैं। आप बिल्कुल कोर्ट जाइए, आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करिए। हम नहीं किसी को कह रहे हैं, हमने कहीं आरोप इस तरह का नहीं लगाया कि इन लोगों ने इस तरह के काम किए थे। लेकिन अगर इस तरह की कोई भी घटना इनके संज्ञान में आ रही है तो ये बिल्कुल कोर्ट के दरवाजे खुले, आप एफआईआर लिखवाइए, उसका दर्ज होगा एफआईआर, उस पर कपिल जी शिकायत क्यों नहीं करते आप? कपिल जी, सबसे बड़ी दिक्कत चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अंतिम विकल्प को प्रथम विकल्प बताते हैं। क्या आप चाहते हैं कि विधि का शासन स्थापित नहीं उत्तर प्रदेश में? हर काम के लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी आपके शासनकाल में? क्या परिसीमन के लिए भी करनी पड़ेगी कि आपको अगर सिंधी समाज वोट देता है तो आप उसके लोगों को आप गोरखनाथ में रख देते हैं, और वजीराबाद में आप जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो गोरखनाथ में थे उनको आप उठा करके रख देते हैं, ताकि जो सामान्य आबादी शहर की हुमायूंपुर में, जिसे अब जो है उसे गोरखनाथ क्षेत्र बोला जा रहा है। तो मैं तो आपको इसके लिए क्या एफआईआर लिखा दे, बताइए मुझे क्या लिखे, कौन सा अपराध घटित हो गया? आप तो कह देंगे कि भाई शासन ने जैसे परिसीमन उचित समझा किया, प्रशासन ने जैसा देखा, लेकिन निर्देशित तो आप ही करते हैं कि भैया देखो यहाँ पे इतने सीटों का मैनेजमेंट है, अगर इस वर्ग का, इस जाति का, इस धर्म का वोट यहां से शिफ्ट करके वहां कर दिया जाए तो वो वहां पे ज्यादा वोटों से हार जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जहां वो 2 सीटें निकाल रहे थे उनकी 1 सीट कम हो जाएगी। ये राजनीति का कहरा आपसे सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिसीमन में आपने यही किया है और यही दिखाई दे रहा है। इस पर हमने पहले भी आपत्तियां दर्ज कराई, कोई सुनाई होती है क्या? जब मुंसफी मेरा कातिल हो तो सुनवाई किस जगह पर हो? ठीक है शरद जी। शांतनु जी, अभी 1 हफ्ते पहले जो इल्जाम हम पे लगाया गया था कि हमने 20,000 अल्पसंख्यक और एक जाति के वोट हमने कटवाए थे वोटर लिस्ट में से, तो उसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय बड़ी सम्मानित एजेंसी है इलेक्शन कमीशन, उसने कहा है कि आप हमको उसका सबूत दीजिए। 1 हफ्ते का टाइम बहुत होता है। अब तक तो आपको बीजेपी के होर्डिंग लगा देनी चाहिए थी, पोस्टर लग जाते पूरे शहर में, पूरे देश में कि किस तरह का फ्रॉड जो है भाजपा ने किया। आरोपों की पे बात कीजिए ना, और जो जहां तक आप कह रहे हैं मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ, क्या वोटर लिस्ट पहले की और वर्तमान की चुनाव आयोग के पास नहीं है? तो दोनों की मिलान स्वयं जांच नहीं कर सकती है? अब तो सबूत अपने जांच पर संदेह है। और चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है,
स्वतंत्र चुनाव आयोग पे किसी का अंकुश नहीं चलता, किसी के मैं तो अंडर सिर्फ आपको एक बात पूछ रहा हूँ, वो आप नहीं बता रहे हैं। कौन से 20,000 गोरक्षनाथ और वजीराबाद जो अगल बगल बसे मोहल्ले हैं, उनका जो परिसीमन किया गया, उसकी जो जानबूझ करके घालमेल किया गया है, मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ और आप दूसरे चीज पर प्रकाश डाल रहे हैं। जिस पर आप प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, वह क्या पूछ रहा हूँ कि चुनाव आयोग के पास वर्तमान जो है विधानसभा की लिस्ट और 5 वर्ष पहले के विधानसभा की लिस्ट है कि नहीं है? अगर हमने आपसे शिकायत की तो दोनों चीज आपके पास है, मिलान करके देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कपिल जी आपके पास होगी ना वो पुरानी लिस्ट? कपिल जी हमारे पास है, इसीलिए तो लेकर के गए थे हम लोगों ने, तो उसी समय लिखित जो शिकायत की थी उसके साथ उनको दिया था जी, क्यों नहीं जांच करा लिए? शरद जी देखिए, अभी हाल में आजम खान साहब के सुपुत्र के का जो कच्चा चिट्ठा आया है कि उनके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, 2 वोटर आईडी कार्ड है, 2 पासपोर्ट है, तो ये चीज सामने आई। अगर हम इस तरह का कोई कार्य कर रहे हैं तो आप सामने लाइए। उसमें भाजपा नहीं किया था, एक स्वतंत्र व्यक्ति है, एक आम नागरिक है जिसने एक दरखास्त लगाई थी कोर्ट में और उसका नतीजा उनको मिल गया। उनका जो असेंबली की सीट उनकी कैंसिल हो गई है। अगर हमने ऐसा काम किया है तो ये तो बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया मसाला विपक्ष के हाथ में है, वो बताएं। जनता के बीच में गए, जनता ने जवाब दे दिया, जनता ने हमें कहाँ चले जा रहे हैं? ये जब अब चुनाव आयोग मांग रहा है कि आप कह रहे नहीं हम चुनाव आयोग नहीं जाएंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। हम कह रहे हैं आप कोर्ट जाइए। अरे हम चुनाव आयोग पहले ही से जा चुके हैं और उनको शिकायत भी दिया, दोनों उपलब्ध कराइए जो कि उनके पास होती है। चुनाव आयोग को फैसला लेने दीजिए ना, ये कोई हम सड़क पे थोड़ी फैसला ले रही है, आप लेने दे। इंडिपेंडेंट बॉडी है वो। प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे चुनाव में, और आपको याद होगा कि सेना के पीछे लगाए हुए थे, आरोप लगाए, क्या आ गया? केजरीवाल जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर आपके विधायक की गाड़ी से ईवीएम बरामद हुई थी, उस पर जो शिकायत की क्या हो गया? वाराणसी के अंदर जो 3 ट्रक ईवीएम एक दिन पहले पकड़ा गया काउंटिंग के, जो शिफ्ट हो रहा था, उस पर क्या हुआ? तो ये सब रहने दीजिए, दुनिया जानती है कि हमाम में क्या है। सच्चाई यही है कि आपने ऐसा मुंसब आप बन चुके हैं कि आप ही कातिल हैं और आप ही मुंसब हैं, तो फैसला कौन देगा? फैसला सर्वोच्च न्यायालय देगा और फैसला इलेक्शन कमीशन देगी। न वो कातिल है, न वो मुद्दई है, न वो मुद्दा है, उनको फैसला लेने दीजिए, आप उनको सबूत दीजिए। मुझे आप बताइए ना कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, प्रधानमंत्री जी ने जो चुनावी भाषण पीछे सैनिकों का वो लगा करके पोस्टर दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर क्या कार्रवाई हुई? ये तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है, हम और आप तो नहीं तय कर सकते। 5 साल बीतने जा रहे हैं, कैसे मान लें कि सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल नहीं सही चल रहा। हम तो कह रहे हैं सही नहीं चल रहा है, तो आप इसको साबित कर दीजिए। पूछ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण दिए जिसमें उन्होंने सेना का पोस्टर पीछे लगा करके वो नियम कानून की धज्जियां उन्होंने उड़ाई थी और उस पर उनकी शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने क्या बोल दिया? और पश्चिम बंगाल में आपके विधायक की गाड़ी से ईवीएम बरामद हुई थी, उस पर क्या एक्शन टेक किया गया? बताइए। ठीक है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। प्रदीप जी, विरोध क्यों नहीं करती हैं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं? विरोध करने के लिए सड़कों पर क्यों आंदोलन नहीं करती? अभी आपने देखा तमाम मुद्दों के लिए आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया, रैलियां निकाली गई। ये भी तो एक मुद्दा है ना, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अगर बीजेपी ही सब कुछ गलत करवा रही है तो फिर उसका विरोध करिए ना, सड़कों पर उतरिए, आंदोलन करिए, क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, समय समय पे जब जरूरत होती है तो विपक्ष सड़कों पे भी उतरता है और आंदोलन भी करता है। इस मुद्दे को लेकर के भी कई बार विपक्ष सड़कों पे भी उतरा है और चुनाव आयोग तक गया है, अपनी बातें भी रखी चुनाव आयोग। मगर आज की डेट में जो तथाकथित संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। अब वो वही करती हैं जो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का आदेश होता है, उसके अलावा उनका स्वच्छंद कोई विचार नहीं है, कोई उनकी समझ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। आप विरोध के नाम पे विरोध करते रहिए, मगर उनको सुनवाई नहीं होने वाली है। आप कुछ भी अभी कह रहे थे, हमारे बड़े भाई
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की कानून में ये है, आप एफआईआर करा दीजिए, क्यों नहीं करा देते हैं? एफआईआर कराने के बाद में भी तो जो आईओ होगा वो आप ही का मुलाजिम होगा, वो आपको क्या लिख करके दे देगा? आपके तो एफआईआर लगा देगा ना, वो कहाँ से आपको दोषी करार दे देगा? प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी से बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही है, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने इससे पहले देखा होगा कि कितना ज्यादा कानून का पालन भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अगर किसी तरीके से इनका प्रपंच नहीं चल पाता है जीतने का, अगर ये परिसीमन के द्वारा नहीं जीत पाए, आरक्षण अपने हिसाब से ना कर पाए, उसके बाद आपने देखेंगे उदाहरण कि अभी चुनाव आएगा तो वो वही घटनाएं दोहराने का काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडे करेंगे, जो आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा, लखीमपुर की घटना आपको याद होगी। उस तरीके के कृत्य आप अभी नगर निगम के चुनाव में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि हम हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, तो वाकई इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में कि हाँ ये हर समय चुनावी मोड में इसलिए रहते हैं कि साम दाम दंड भेद किसी तरीके से चुनाव जीतना है। वो कैसे भी अगर कोई इनके खिलाफ विरोध में खड़ा हो पा जाए तो उसको क्या उसका पर्चा छीन लेंगे। आरोप आप पर ये लगता है कि आप जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। अभी देखिए गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर आपने नोटिस जो है वो तामील करवाया, उसके बाद आपने कहा कि नहीं वो गलती से हो गया, नोटिस वापस ले लेंगे उसको। देखिए, डराने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रत्याशी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इन पार्टियां जब ये सत्ता में थी तो इन्होंने जिस तरह इस्तेमाल किया था कानूनी व्यवस्था का, इनको लग रहा है कि वही आज भी हो रहा है। वो गफलत जिसमें ये लोग पहले थे, आप देखिए जीप से लेके जीजाजी तक कोई डील नहीं है जिसमें डील नहीं हुई। और आप देखिए कि 2013 की बात है, बहुत पुरानी बात, इंदिरा जी से तो सोनिया जी ने सीखा है, हमने नहीं सीखा है। सुबेरे 11 बजे डीएमके ने कांग्रेस से समर्थन वापस लिया है, शाम को 4 बजे डीएमके के अध्यक्ष स्टालिन जी के बेटे को 4 बजे कस्टम्स ऑफिसर्स ने उनको पकड़ लिया और उनको जेल में पहुंचा दिया। 5 बजे तक जब विपक्ष का इतना बवाल मचा तो उसके बाद उनको छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये महारत, ये खूबसूरती जिस तरह कांग्रेस ने शासन किया है पिछले 70 साल में, ये खूबसूरती उनको मालूम है। ये अपनी तरफ देखना भूल जाते हैं, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह आप इसके उदाहरण पर बने हुए हैं। वर्तमान में आप देख लीजिए महाराष्ट्र में आप क्या कर रहे हैं, जो आपके साथ में शामिल नहीं हो रहा उसको जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। आपके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, बंगाल में मुकुल राय जी को ले लेते हैं, सही हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो फिर से वापसी कर लेते हैं तो फिर से वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। आपकी पार्टी में अगर कोई ना रहे तो भ्रष्टाचारी जैसे ही भाजपा में आता है उन्हीं कांग्रेसियों को आप हर समय कोसते रहते थे। आज उन्हीं को उठा करके आपने मंत्री बनाया हुआ है। आज वो सब पाक और साफ हो गए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं रह गए। क्या आज वो भ्रष्टाचारी नहीं है? तो आप बताना चाहिए आपको कि आपके पास में कौन सा ऐसा केमिकल है जो वॉशिंग मशीन में डाल के उनको सबको साफ कर लेते हैं। दूसरे के ऊपर आप आरोप लगाना तो आसान है, अपने को बताइए कि आप कैसे करते हैं ये सब। मैंने पहले भी यही कहा कि जिस खूबसूरती से कांग्रेस ने ये काम किया है अपने कार्यकाल में, वो उनको लग रहा है आज भी वही काम हो रहा है। 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था। जब एनटी रामाराव जी की सरकार थी 83 में, तो उनकी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया। और जब वो दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति के सामने जितिन प्रसाद को कहीं ना कहीं प्रदीप जी टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। शरद जी जितिन प्रसाद को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। देखिए वो तो गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि यूपी की जितनी भी सड़कें हैं सबका गड्ढा जो है वो प्रदीप जी भर दिया जाए, और लगातार जो है काम भी किया जा रहा है। आप उनको टारगेट कर रहे हैं। देखिए जिस तरह ये इनकी कार्यशैली रही है, हम लोगों ने इस चीज को आप देख लें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह माफिया का खात्मा हुआ है। माफिया माफी मांग रहा है, आतंकी जो है आतंकित है। अभी आप देखें कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आज क्या आतंकवाद खत्म हो गया है? आतंकी सारे धर्मात्मा नहीं हो गए। उनके ऊपर जिस तरह का प्रहार किया गया है कि आतंक जो है अपने वो जान को रो रहे हैं, वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर क्यों नहीं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जाति विशेष को लेकर के टारगेट किया गया है। अगर बुलडोजर चला है तो क्या समान रूप से बुलडोजर चला है? आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। एक इनामी माफिया के द्वारा आप क्रिकेट का उद्घाटन मैच करवाते हैं, आपके संरक्षण में वो उसके ऊपर इनाम घोषित है, उसके बाद आपकी पुलिस उसको संरक्षण देती है, वहां पे जा करके वो क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो आप बताइए, आपने जो जाति विशेष है ना, जाति विशेष को टारगेट किया है।
जो आपको जाति सूट करती है, उस जाति का माफिया अगर खुलेआम घूम रहा है, पुलिस उसको संरक्षण दे रही है, इनाम घोषित है, क्यों नहीं कस्टडी में लेते हैं आप उसको? नहीं लेंगे, आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको टारगेट करना है एक जाति विशेष पे, उन्माद फैलाने का काम करेंगे, किस तरीके से प्रदेश का और देश का माहौल खराब हो, उसी में आपको अपना फायदा नजर आता है। आप चुनी हुई सरकारों को गिराने की बात कर रहे थे, बता रहा हूं मैं, वर्तमान में अगर जो वर्तमान के लोग हैं वर्तमान में देख रहे होंगे तो आपसे बड़ा उदाहरण उनको नजर नहीं आएगा कि किस तरीके से आप सरकारी प्रदीप जी एक दो उदाहरण ऐसे दे दीजिए आप, ताकि पब्लिक को भी समझ में आ जाए। नहीं, मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र का उदाहरण, एक दो उदाहरण ऐसे दीजिए कि जिस पर ये समझ में आ जाए पब्लिक को कि जो बुलडोजर चला है वो केवल जाति विशेष पर चला है। मैं बता देता हूं, जाति विशेष की बात करता हूं। जाति विशेष पे जिस तरीके से अगर आप नाम लेते हैं मुख्तार अंसारी का, अगर मुख्तार अंसारी का नाम लेकर के आप उनके ऊपर उनकी संपत्ति, अगर उन्होंने अपराध किए चलाइए, ठीक है, मैं उस पर नहीं कहता हूं कि मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पे नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए, कानून के दायरे में रह करके काम होने चाहिए। अगर आप कानून को अपने हाथ में लेकर के संपत्तियों पे बुलडोजर चलाते चले जाएंगे तो नहीं। अगर कानून इजाजत देता है कि बुलडोजर चलना चाहिए, क्या कानून में प्राविधान है कि आप सबकी संपत्ति को बिना उसको कोई नोटिस दिए, कोई सुनवाई किए आप उसकी संपत्ति को धराशायी करते चले जाएंगे? आप देख लीजिए क्या कानून का पालन सरकार के द्वारा किया जाए। दूसरा उदाहरण, मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा था मगर मैं नाम ले लेता हूं, धनंजय सिंह जी का, जिनसे उद्घाटन मैच करवाया गया, इनाम घोषित है, पुलिस संरक्षण में उनसे आप उद्घाटन मैच करवाते हैं, सरकार के सारे सिपा सालार उनके साथ लगे रहते हैं, आपके यहाँ डेली उठना बैठना, क्योंकि आप जाति विशेष को टारगेट करके काम करते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि आपकी सोच है जाति विशेष। आप कैसे इस प्रदेश की जनता को, जिसको आप 80-20 की बात करते हैं, कैसे उस 80% वाले को यह दिखाएं कि हम 20% वाले को खत्म करे दे रहे हैं। आपका पूरा फोकस इसी पे रहता है, कैसे डराने की राजनीति की जाए, ये आपका काम है। आपने कोई ये नहीं किया कि माफिया को, अगर लिस्ट बनाते हैं माफिया में टॉप 5 में देखिए कौन है माफिया, क्या उनमें कुछ आपके तथाकथित जाति विशेष वाले लोग नहीं आते हैं? उनके ऊपर आप कार्रवाई करने में क्यों हिचकते हैं? अगर आप सरकार हैं, उत्तर प्रदेश की चुनी हुई सरकार हैं, तो आपको उनके ऊपर भी कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए। शरद जी, एक जाति विशेष को टारगेट कर रहा है, ये आरोप लग रहा है, जाति विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं और खासकर विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उन पर जो है वो कार्रवाई लगातार की जा रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है और उनकी तमाम संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। ये आरोप जो है वो लग रहा है आप पर। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी जाति है। अगर नाम बता दे तो मैं उस जाति का कारनामे इनको बता देता हूँ। अंकित जाट, नाम नोट कर लीजिए। आकाश गुजर, दुबे का एनकाउंटर कानपुर में हुआ, जो व्यापारियों को पे दबिश डाली गई कानपुर में, जो आतंकी पकड़े गए, ये कौन से धर्म के थे? 250 फार्म हाउस पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा में बुलडोजर चले हैं, वो कौन से धर्म के थे, कौन सी जात के थे, किस कानून को वो फॉलो करते थे? पोस्टिंग माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, वो ट्रांसफर माफिया, नकल माफिया, ये इनकी कौन सी जात थी, कौन सा धर्म था, कौन सा मजहब था? अरे टेट पेपर लीक हुआ, उसमें बीजेपी विधायिका, बिहार की बीजेपी विधायिका के भाई संलिप्त पाए गए, क्या उनके ऊपर बीजेपी सरकार का बुलडोजर चला? क्या उनके ऊपर बीजेपी सरकार का बुलडोजर चला? बीजेपी की विधायिका है, उनके भाई टेट के पेपर लीक मामले में जेल में है, क्या उनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलाया आपने? बताइए। मैं आपको दे रहा हूं उदाहरण, बिहार की बीजेपी की विधायिका जो है, उनका भाई यूपी के अंदर जो टेट का पेपर होता है उसमें वो जेल में है आज की डेट में, संलिप्त पाए गए, क्या उनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलाया? नहीं चलाया। आप देखते नहीं, एक नजर से आप देखने का काम नहीं करते हैं। इसके मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं आपको। शांतनु जी, अगर सुनना चाहे तो मैं बता दूं कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश में उसी कानून में चल रहा है, उसी धारा में चल रहा है जिस धारा में दिल्ली में तुर्कमान गेट पे माननीय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने बुलडोजर चलाया थी, उसी कानून में बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जो उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद से कम 1.5 किलोमीटर की जगह पे बुलडोजर चला दिया गया था, ये उसी कानून में बुलडोजर आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यानी आप प्रतिशोध का काम कर रहे हैं। ये दिक्कत ये है कि जो माफिया के ये लोग जिनके समर्थन से ये आ रहे थे, आज वो माफिया दुबका बैठा है, तो ये चुनाव हार रहे हैं।
कपिल जी कपिल जी कह रहे हैं प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं आप। लोग इनको समर्थन कर रहे हैं, सारी जातियों का ये का समर्थन इनको प्राप्त है। अगर किसी ने कार्यकाल के खंड में गलत कार्य किया है तो क्या आप खत्म हो गया है? कंडेम कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी गलत कार्य नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का कोई गलत कार्य नहीं किया गया है। तथाकथित अपने आरोपों से मुक्त होने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी में वही कर रही है। आप बता नहीं रहे, मैंने अभी उदाहरण दिया, बताइए ना, क्या बीजेपी विधायिका के भाई जो है उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला, या ऋषिकेश उपाध्याय जी ने अभी राम घोटाला कर लिया? ठीक है प्रदीप जी, इसका जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे। शरद जी ठीक है शरद जी, घोटाला कर दिया राम मंदिर के मुद्दे में, ठीक है प्रदीप जी, बताइए क्या उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया? एक एक करके प्लीज के भतीजे हैं, प्रदीप जी प्लीज इसका जवाब लेंगे। ठीक है सर, इसका जवाब लेंगे प्रदीप जी से, शरद जी से घोटाला करके शरद जी से इसका जवाब लेंगे। अयोध्या के मेयर और उनके भतीजे, ठीक है, आपने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर? ठीक है, पहले कपिल जी को सुनते हैं। कपिल जी बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, शरद भाई जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ये उसी तरीके से है जैसे राम फेल हो गए, श्याम फेल हो गए तो शरद भाई भी फेल हो गए। ये कोई तर्क नहीं। 8 साल से केंद्र में और आपका 6 साल से राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, और अगर विपक्ष को जनता ने उस लायक नहीं समझा तो आपको सत्ता दी हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अत्याचार करें, आप एक तरफा काम करेंगे, इसके लिए नहीं आपको सत्ता दी गई। और मैं तो बहुत स्पष्ट सी बात पूछ रहा हूं कि अजय मिश्रा टेनी के घर कब चलेगा? और आपको बता दें, आपके 145 विधायक हैं जिन पर संज्ञेय मामला है, विचाराधीन है। आपके डिप्टी मुख्यमंत्री पे कई एक मामले हैं, आपके मुख्यमंत्री पर हैं। कब चलेगा बुलडोजर? और किस धारा में बुलडोजर चलवा रहे हैं ये भी हमको बता दीजिए कि 302 के अंदर आईपीसी में कहां लिखा हुआ कि बुलडोजर चलेगा? या किसी लूट और हत्या और बलात्कार के मामले में अगर पनिशमेंट में ये लिखा हो कि बुलडोजर चलेगा तो हम आपके बुलडोजर को मान लें। कपिल जी आपने कहा कि किसी सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने लुटारा लगाई है। ठीक है कपिल जी, आपने कहा कि किसी सरकार के कार्यकाल में अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गलत करेंगे। प्रदीप जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आरोप देखिए शरद जी, ठीक है सर, मैं वापस आता हूँ आपके पास। शरद जी, प्रदीप जी का आरोप ये है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो परीक्षा हुई उसमें एक बीजेपी नेता के भाई, प्रदीप जी यही कहा ना आपने, विधायिका के भाई हैं, ठीक है, उनके भाई जो है वो पकड़े गए, क्या उन पर बुलडोजर चलेगा? शरद जी पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, बुलडोजर जो है, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद में जहां बुलडोजर चला है वो बाद में पता चला, क्योंकि ये बता दिया गया था क्योंकि वो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं, इसलिए अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। ये बाद में पता चला है कि उनको पहले 20 दिन पहले नोटिस दी गई थी। 1 महीने से उनके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी, उनको नोटिस दी गई थी। जब नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वहां पे बुलडोजर चलाया गया। तो किस जगह किस वजह से बुलडोजर चला है ये जनता को हमें बताने की जरूरत नहीं है। न्यायालय को दिया जाता है सूचना और न्यायालय उस पर कार्रवाई करता है। अगर किसी को लग रहा है कि हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, आप एक अगर कार्य करते हैं तो दूसरी एजेंसी है जो आपको साथ सकती है। आपके पास संसद है, आपके पास विधानसभा है, आपके तो विधानसभा में भी कम से कम एक विधायक तो है ही है, 2 विधायक हैं कांग्रेस के, तो ये विधानसभा में उठाएं, ये लोकसभा में उठाएं। जब हम बात करना चाहते हैं तो ये वहां नाचना शुरू कर देते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये तय कर लें कि जनता की सेवा करना चाहते हैं या तमाशा करना चाहते हैं। जब से ये भारत जोड़ो अभियान चला है दक्षिण भारत से, तब से 6 नेता, इनके जो प्रमुख नेता हैं वो भाजपा में आ गए हैं। तो जब तक हमें लग रहा है कि दिल्ली ठीक है शरद जी, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा, तब तक तो शुक्रिया शरद जी। कपिल जी बहुत वक्त कम है, 1 मिनट प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। कपिल जी। नहीं, हमने अपने मित्र से यही पूछा है कि जस्टिस आप कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है और आप पाले हैं अगर जनता के, तो आपको जस्टिस करनी है। एक तरफा कार्रवाई नहीं। ब्रिजभूषण सिंह जो आपकी पार्टी से हैं, विनीत सिंह आपकी पार्टी से हैं, धनंजय सिंह को जिस तरीके से आपने किया, ब्रिजभूषण सिंह जो आपके लखनऊ के हैं, क्या उन पे क्यों मामले कम है? बताइए ना, तब बुलडोजर भेज दे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया या किसी पे क्रिमिनल के मुकदमे हैं तो आप बुलडोजर चलाएंगे। हम तो वो किसी के यहाँ भी बुलडोजर चलेगा उसका ऐतराज, इसलिए ऐतराज है कि सक्षम विधि के अंदर जो पनिशमेंट है उसको आप दीजिए, विधि यही कहती है। वरना सरकार स्वयं में एक क्राइम कर रही है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जब इन्होंने चलाया
तो उन्होंने कहा इस बात को कि जब हमारे पास पेंडिंग था और 10 बजे सुनवाई होनी थी तो 9 बजे से आपने दुकानें गिराना क्यों शुरू कर दी? तो उस पर इनका कोई जवाब नहीं था। मैं इसी बात को कहता हूं कि जस्टिस कीजिए, अगर आपके हाथ में शक्ति आई है तो विध्वंस करने का काम मत कीजिए, और क्योंकि विध्वंस बहुत महंगा पड़ेगा। सर वक्त कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। कपीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, कपीश जी आपका, शरद जी आपका और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में इतना ही, देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।